ब्रिटेन वुड सिस्टम समझने से पहले एक बार इतिहास का वो पुराना पन्ना पलटना जरूरी है। एक ऐसा पन्ना जहां से इस सिस्टम की शुरुआत होती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ब्रिटेन वुड सिस्टम था क्या, बल्कि असली सवाल ये है कि दुनिया को इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर ऐसा कौन सा हालत था जिससे पूरी दुनिया को एक नए ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की बुनियाद रखने पर मजबूर कर दिया। आज से लगभग 200 साल पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चलता था, जिसमें किसी देश करेंसी का वैल्यू सीधा गोल्ड से लिंक्ड होता था। मतलब आप लोग कुछ रुपए दे करके कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीद सकते थे। ईयर 1819 में इंग्लैंड दुनिया का पहला देश था जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को ऑफिशियली अडॉप्ट किया था। ईयर 1872 अर्ली 1920 तक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो करता था। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का फायदा क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी को स्टेबल बनाता था, जिससे लोगों का ट्रस्ट बना रहता था। गवर्नमेंट को करेंसी प्रिंट करने के लिए उनके पास उतना ही गोल्ड रिजर्व होना चाहिए होता था। मतलब अगर गवर्नमेंट को 100 का नोट मार्केट में लाना है तो गवर्नमेंट के पास 100 के बराबर का गोल्ड रिजर्व होना चाहिए था। इस वजह से गवर्नमेंट बिना सोचे समझे मनी प्रिंट नहीं कर सकती थी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से ग्लोबल ट्रेड इजी और प्रेडिक्टेबल बन गया था। ये सिस्टम प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखता था और इकोनॉमिक्स क्राइसिस के चांस कम होते थे। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का नुकसान क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड में मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबल नहीं थी, जिसकी वजह से रिसेशन से निकलना मुश्किल होता था। गोल्ड की सप्लाई ज्यादा या कम होने पर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बढ़ता था। इकोनॉमी इम्बैलेंस में चली जाती थी। रिच कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व होता था, लेकिन पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज सिस्टम से स्ट्रगल करती थी। इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के लिए करेंसी को स्टेबल रखना और ट्रेड करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता था। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश था जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को 21 सितंबर ईयर 1931 में हटा दिया था, और फिर यूएस ने ईयर 1933 को गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को बंद कर दिया था। स्विट्जरलैंड आखिरी देश था जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को ईयर 1999 में छोड़ दिया। रोरिंग 20s नाम का जो एरा था 1920s में, उस टाइम यूएस में सॉलिड इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ का टाइम था। लेकिन ये एरा अक्टूबर 1929 में अचानक और जोरदार तरीके से खत्म हो गया जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ, जो आगे चलकर 1930s के ग्रेट डिप्रेशन का रीजन बना। कुछ साल बाद यूएस की इकोनॉमी में जबरदस्त गिरावट आई। ईयर 1929 टू ईयर 1933 के बीच यूएस की जीडीपी में 36% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बहुत सारे यूएस बैंक बंद हो गए, जिससे लोगों की लाइफ सेविंग भी चली गई। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 25% से भी ऊपर चले गया। स्टॉक मार्केट अपने पीक पर 3 सितंबर 1929 को था, जब डो जोन्स 381 पॉइंट तक पहुंच चुका था। लेकिन 8 जुलाई ईयर 1932 को मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ गया, जब डो सिर्फ 41 पॉइंट पर था। पीक से बॉटम तक डो ने टोटल 89.2% का मैसिव लॉस झेला था। डो जोन्स एक अमेरिकन फाइनेंशियल न्यूज और डेटा प्रोवाइडिंग कंपनी है। Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया और फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया। ये वार 1945 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएस और यूएसएसआर दुनिया के दो बड़े ताकतवर देश बनकर सामने आए और उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया। कोल्ड वार एक ऐसा टाइम था जब दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गया था। एक साइड थी अमेरिका के लीडरशिप वाली वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरा साइड था सोवियत यूनियन के लीडरशिप वाली ईस्टर्न ब्लॉक। इन दोनों के बीच काफी टेंशन, आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट था। ये पीरियड प्रॉक्सी वार से भरा हुआ था। कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुआ था वर्ल्ड वार 2 का। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में वार के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। एयर स्ट्राइक और फाइटिंग ने सिटीज का बेसिक फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया। ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वार 2 के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और करेंसी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट ने ये साबित कर दिया कि पुराना मॉनेटरी सिस्टम काफी वीक और बेकार हो चुका था। इसी वजह से एक नए और ज्यादा स्टेबल और कोऑपरेटिव इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी थी, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ट्रेड ग्रोथ और पीस प्रमोट हो सके।
1930s के इकोनॉमिक क्राइसिस के समय जो एक्सपर्ट इस फाइनेंशियल कोलैप्स को समझ रहे थे, उन्हीं में से कई लोग बाद में ब्रिटेन वुड सिस्टम के मेन प्लानर बने थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद ही एक नए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की जरूरत पर डिस्कशन शुरू हो गया था। ईयर 1941 में दो इकोनॉमिस्ट थे जो ब्रिटेन वुड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर व्हाइट। जॉन मेनार्ड कीन्स एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे जिनके नाम पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच कीनियाजन इकोनॉमिक रखा गया है। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में जन्म हुआ था, ईटन कॉलेज में पढ़ाई शुरू की और बाद में किंग्स कॉलेज चले गए जहां उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मैथमेटिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कीन्स ने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम में हिस्सा लिया था और ईयर 1906 टू ईयर 1908 के बीच लंदन के इंडियन ऑफिस में काम किया था। कीन्स की पहली बुक इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ईयर 1913 में पब्लिश हुई थी। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में कीन्स का आइडिया था इंटरनेशनल करेंसी यूनियन बनाने का, एक तरह का ग्लोबल सेंट्रल बैंक जिसकी खुद की करेंसी होती, जिसका नाम था बैंकॉक। हैरी डेक्स्टर व्हाइट एक अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी में काम करते थे। व्हाइट ने अमेरिका के फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने में हेल्प किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एलाइज की तरफ से। व्हाइट सीनियर अमेरिकन ऑफिसर थे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में व्हाइट का आइडिया था IMF और IBRD जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने का। अभी आगे आएगा IMF और IBRD के बारे में। व्हाइट पर सोवियत यूनियन को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने का एलिगेशन था, उन पर लगा ये ब्लेम उनकी डेथ के बाद कंफर्म हुआ। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है, इस कॉन्फ्रेंस में 44 कंट्री के 730 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। ये कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन वुड न्यू हैम्पशायर के माउंट वाशिंगटन होटल में 1 जुलाई टू 22 जुलाई 1944 तक हुआ था। बाद में जुलाई ईयर 1945 में यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट एक्ट को पास किया। कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया। ब्रिटेन वुड सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव होने में लगभग 12 साल लग गया था। कॉन्फ्रेंस में एक नए सिस्टम तय हुआ जिसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को अपनाया गया। बाकी देशों की करेंसी को US डॉलर के साथ पैक किया गया। ये कुछ पैक करेंसी के एग्जांपल है। US डॉलर को फिक्स्ड रेट पर गोल्ड के साथ पैक किया गया, $35 पर आउंस। इसी कॉन्फ्रेंस ने फाइनेंस और इकोनॉमिक के दो मेजर पिलर को ऑफिशियली दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। आज के टाइम में ये वर्ल्ड बैंक है। IMF और IBRD को ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को 27 दिसंबर 1945 में ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया था। जब इसके पहले 29 मेंबर कंट्रीज ने आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट पे साइन किया तो ने ये एग्रीमेंट किया कि वे अपनी करेंसी को US डॉलर के साथ एक फिक्स रेट पर पैक्ड रखेंगे। हालांकि 1% के अंदर छोटी मोटी एडजस्टमेंट अलाउ थी। आज के टाइम में IMF का टोटल 191 मेंबर कंट्रीज है। IMF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को इंकरेज करता है और पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करता है। जब किसी कंट्री की इकोनॉमी बहुत हालत में होती है, जैसे पैसे खत्म हो गया हो, महंगाई बढ़ रही हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंबैलेंस बिगड़ गया हो, तो IMF उस कंट्री को लोन देता है ताकि वो अपनी इकोनॉमिक क्रैश होने से बचा सके। IMF का फंड अक्सर कई कंडीशन के साथ दिया जाता है, यानी जो कंट्री लोन लेती है उसे कुछ रिफॉर्म करना पड़ता है ताकि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। मई 1946 में IMF के 12 ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वाशिंगटन DC में अपनी पहली ऑफिशियल मीटिंग अटेंड की थी। ये मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट थी जहां से ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर तय हुआ था। इन डायरेक्टर का काम था डेली फाइनेंशियल डिसीजन लेना, मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करना और IMF के मिशन को ग्राउंड लेवल पर लागू करना। एक साल बाद 1 मार्च 1947 को IMF ने अपना फाइनेंशियल ऑपरेशनल फॉर्मली शुरू किया। इसका मतलब था कि अब मेंबर कंट्रीज IMF से ऑफिशियली रिजर्व के लिए लोन ले सकती थी और ग्लोबल करेंसी के लिए इंस्टीट्यूशन का एक्टिव रोल शुरू हो गया। IMF अपने ऑपरेशन के लिए जो फंड यूज करता है मेंबर कंट्री से आता है। हर कंट्री एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है जिसे कोटा कहा जाता है। ये कोटा एक तरह का फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन होता है जो डिसाइड करता है कि कंट्री IMF में कितना फंड डालेगी, उसके वोटिंग पावर कितना होगा और वो इमरजेंसी में IMF से कितना लोन ले सकता है। IMF का कोटा सिस्टम एक तरह का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। जब कोई कंट्री IMF ज्वाइन करती है तो उसे एक फिक्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, इसे कोटा कहते हैं। ये कोटा सिर्फ पैसा नहीं होता है बल्कि उस कंट्री का रोल, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। साइज डिसाइड करता है कि किस कंट्री की ब्रोइंग लिमिट क्या होगी, यानी IMF से वो मैक्सिमम कितना फंड ले सकता है। साथ ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसका कितना वोटिंग पावर होगा ये भी कोटा से ही तय होता है। कोटा कैलकुलेट करने के लिए कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर को कंसिडर किया जाता है, जैसे उस देश की इकोनॉमिक साइज, GDP, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ट्रेड और इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज का IMF में ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इंडिया का कोटा 2.75% है जो IMF में 8th लार्जेस्ट कोटा है। इंडिया का वोटिंग पावर 2.63% है। SDR एलोकेशन भी कोटा के बेसिस पर होता है। IMF ने 2 अगस्त ईयर 2021 में $605 बिलियन का SDR एलोकेट किया जो उसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एलोकेशन था। इसका रीजन था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ग्लोबल लिक्विडिटी को बूस्ट करना। US दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमिक होने के साथ साथ
IMF का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर भी है। इसका कोटा करंटली 17.42% है, जो किसी भी सिंगल कंट्री के लिए सबसे ज्यादा है। कोटा के बेसिस पर यूएस के पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर भी है। अब तक यूएस ही एक ऐसा देश है जिसके पास वेटो पावर है, जिसका मतलब है कि वो IMF के कुछ की डिसीजन जैसे नए SDR एलोकेशन को रोक सकता है, चाहे बाकी सब कंट्रीज एग्री कर ले। IMF एक गवर्नेंस सिस्टम में कुछ ऐसा डिसीजन होता है जो सुपर मेजोरिटी से पास होता है। 85% वोट की जरूरत होती है, और क्योंकि यूएस का वोट शेयर 17.42% है, तो उसकी परमिशन के बिना ऐसा प्रपोजल पास नहीं हो सकता है। IMF एक तरह का गेट कीपर का काम करता है। अगर कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना चाहती है तो पहले उसे IMF का मेंबर बनना पड़ता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ईयर 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के आखिरी के कुछ दिनों में कंफर्म किया गया था। इसके आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट का शुरुआती ड्राफ्ट ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स के आइडिया पर बेस्ड था, जिसे बाद में थोड़ा मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया गया। IBRD का मेन पर्पस था वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप और दूसरी इकोनॉमीज के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को फाइनेंस करना। धीरे धीरे ये इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक के नाम से पॉपुलर हो गया। ऑफिशियली IBRD ने अपना ऑपरेशन दिसंबर ईयर 1945 में शुरू किया, जब मेंबर नेशन ने आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट पर साइन किया और पहला फंडिंग फ्रेमवर्क सेट हुआ। आज के टाइम में वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबर कंट्रीज हैं। इसने ऑफिशियली अपना काम जून ईयर 1946 में स्टार्ट किया था, जहां इसका मेन फोकस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंसिंग था। वर्ल्ड बैंक ने अपना पहला लोन ईयर 1946 में फ्रांस को दिया था, जो $250 मिलियन का था। ये लोन वर्ल्ड वार 2 के बाद फ्रांस की इकोनॉमी को स्टेबल करना और एसेंशियल इंपोर्ट फाइनेंस करने के लिए दिया गया था। ये पहला स्टेप था वर्ल्ड बैंक के उस मिशन का जिसका एम था रिबिल्ड नेशन एंड रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट एंड पॉलिसी एडवाइस। आज के टाइम में IBRD और एक कॉन्सिक्वेंशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA को मिला के वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक का इनिशियल मिशन था यूरोपियन कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को रिबिल्ड करना, जो वर्ल्ड वार 2 में तबाह हो गया था। वर्ल्ड बैंक मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देना, उनकी इकोनॉमी को सुधारना और उनके प्रोजेक्ट को फंड करना, ये वर्ल्ड बैंक का काम है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को ही फंड करता है या ऐसा प्रोजेक्ट जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती हो। डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी को लोन नहीं मिलता है। मिडिल इनकम कंट्री का मतलब है ऐसा देश जिनके लोगों की एवरेज इनकम पर पर्सन यानी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $1136 से लेकर $13,845 के बीच होती है। अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये कंट्री ना तो बहुत गरीब होती है और ना ही बहुत अमीर, बल्कि ये बीच के मिडिल रेंज में आती है। वर्ल्ड बैंक कंट्री को उनकी ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा के पैरामीटर के बेसिस पर 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड करता है। लो इनकम, बहुत कम इनकम वाला कंट्री; लोअर मिडिल इनकम, थोड़ी ज्यादा लेकिन अभी भी बीच से कम इनकम वाला कंट्री; अपर मिडिल इनकम, बीच से थोड़ी ज्यादा इनकम वाला कंट्री; हाई इनकम, बहुत ज्यादा इनकम वाला कंट्री। कंट्री जो मिडिल इनकम में शामिल है इंडिया, टर्की, इराक, रसिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, नाइजीरिया और पाकिस्तान। मिडिल इनकम कंट्री में दुनिया का 75% पॉपुलेशन रहती है और यहाँ पर दुनिया के 62% गरीबी भी है। साथ ही मिडिल इनकम कंट्री की टोटल GDP का लगभग 1/3 हिस्सा बनता है और ग्लोबल ग्रोथ का मेजर इंजन है। वर्ल्ड बैंक मिडिल इनकम कंट्री पर इसलिए फोकस करता है क्योंकि इन नेशन में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करने की स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होती है। इनकी इकोनॉमी ट्रांजिशन फेज में होती है, जहाँ डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन दोनों पैरेलल चल रहा होता है। मिडिल इनकम में हालांकि कई लोगों की इनकम बढ़ रही होती है, लेकिन गरीबी अभी भी यहाँ पे बढ़ती है, स्पेशली रूरल एरियाज में या अर्बन स्लम्स में। इन देशों के पास पहले से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसे अपग्रेड करके ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता। साथ ही ये कंट्रीज लार्जर स्केल इंपोर्टर्स भी होती है एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी जैसे सेक्टर में, जिसका ग्लोबल ट्रेड और इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। वर्ल्ड बैंक इन कंट्रीज को सपोर्ट करता है ताकि ये अपनी ग्रोथ को इंक्लूसिव, स्टेबल और सस्टेनेबल बना सके, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, अर्बन प्लानिंग और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर पे फोकस होता है। वर्ल्ड बैंक ने ईयर 1959 से अपनी क्रेडिट रेटिंग कंसिस्टेंटली AAA बनाए रखी है, जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे हाईएस्ट क्रेडिट ग्रेड होता है। ये AAA रेटिंग वर्ल्ड बैंक को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर फंड राइज करने की एबिलिटी देता है। इस हाई ट्रस्ट की वजह से इन्वेस्टर वर्ल्ड बैंक के बॉन्ड्स में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करता है। बैंक फिर ये फंड को मिडिल इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज को कंपैरेटिवली इजी और लॉन्ग टर्म रीपेमेंट कंडीशन के साथ लोन के फॉर्म में देता है। ईयर 1946 से लेकर अब तक वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबली $500 बिलियन से ज्यादा का लोन ट्रांसफर किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे एसेंशियल सेक्टर में।
वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 मेजर इंस्टीट्यूशन होता है जो क्लोजली कनेक्टेड है, लेकिन हर एक का रोल अलग और स्पेसिफिक होता है। इन सभी इंस्टीट्यूशन का कलेक्टिव गोल है ग्लोबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर के लिए। ये वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल आर्म है जो ईयर 1944 में बना था ब्रिटेन वुड के दौरान। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन पोरेस्ट कंट्री को कंसिक्वेंशनल लोन या ग्रांट देना जिसमें इंटरेस्ट या तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। इसका गोल है पॉवर्टी को रिड्यूस करना और सोशल इक्विटी बढ़ाना। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करता है, प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है और जॉब क्रिएट करने में हेल्प करता है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट ग्रांट एजेंसी MIGA फॉरेन इन्वेस्टर को पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देता है जिसमें उन्हें अनस्टेबल या डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने का कॉन्फिडेंस मिलता है। इसका काम होता है गारंटी प्रोवाइड करना अगेंस्ट रिस्क लाइक सिविल वार। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये एक लीगल फोरम है जहां पर इन्वेस्ट रिलेटेड डिस्प्यूट जैसे कंट्री वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टर के पीसफुल रिसोल्यूशन होता है आर्बिट्रेशन या सेटलमेंट के जरिए। ये 5 इंस्टीट्यूशन मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है जो सरकारी और प्राइवेट दोनों लेवल पर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। IMF और वर्ल्ड बैंक में अंतर क्या है? IMF का रोल है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना, स्पेशली जब किसी कंट्री की इकोनॉमी क्राइसिस में चली जाती है जैसे करेंसी कोलैप्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या हाइपर इन्फ्लेशन। जब किसी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने लगता है, इंपोर्ट्स रुकने लगती है या डेब्ट रिपे करना मुश्किल हो जाता है तो IMF इमरजेंसी लोन देता है। ये लोन शॉर्ट टू मीडियम टर्म का होता है और साथ ही IMF रिफॉर्म रिकमेंडेड करता है ताकि कंट्री दोबारा क्राइसिस में ना आ जाए। IMF का फोकस होता है स्टेबिलिटी यानी इकोनॉमी को क्रैश होने से बचाना और ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को स्मूथली चलाना। वर्ल्ड बैंक का काम है डेवलपिंग कंट्री को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए फंड करना जैसे रोड, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, एग्रीकल्चर etc। ये पॉवर्टी रिड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करने पे फोकस करता है। वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है जिसका रिटर्न इमीडिएट नहीं होता है लेकिन लॉन्ग रन में इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाता है।